Hello student, good morning. Now I am teaching you fifth sem semester subject design of steel structure and RCC structure. Following are the unit of this subject. So let us start with first unit. First unit is fundamental of steel structure. हमें सबको पता है, जैसे कि हमने फोर्थ सेम में पढ़ा है कि फोर्थ सेम में हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन कैसे होता है, बीम, कॉलम, ये सब कुछ देखिए। उसी तरह हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हम स्टील स्ट्रक्चर और आरसीसी मेंबर कैसे डिज़ाइन करेंगे ये पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता है कि स्टील हम कॉमन यूज़ करते हैं हर एक कंस्ट्रक्शन में। क्यों? क्योंकि वह कॉम्प्रेशन एंड टेंशन दोनों भी इसमें स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रिक मशीनरी। और हम स्टील को किस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं ताकि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा मिले। जहाँ पे हम लोग कॉलम या बीम में डिज़ाइन करते टाइम बीम, एग्रीगेट, सीमेंट की जैसे स्ट्रेंथ निकालते हैं, उसी तरह हम कॉलम की स्ट्रेंथ निकालते हैं ताकि वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग रहे। और हम स्टील क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो वर्सेटाइल मटेरियल है, वह कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गई, वाटर टैंक, चिमनी, गर्डर, कहीं पे भी। अब स्टील जो हम मटेरियल यूज़ करने वाले हैं उसके एडवांटेजेस क्या है? तो एडवांटेजेस स्टील मटेरियल का ये है कि वह बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। डक्टिलिटी मीन्स जो डिफ्लेक्शन ऑफ मेंबर है, अगर कहीं कुछ एक्सीडेंट होता भी है, जैसे कि फायर लग जाती है या एक सिस्मिक अर्थक्वेक आ जाता है, तो हमारा जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो बेंड होगा, थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा, ना कि वो सडनली फेल होगा। ठीक है। थर्ड वन इज़ अ प्री फैब्रिकेशन। प्री फैब्रिकेशन मीन्स क्या है? वह इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बना सकते हैं। उसी तरह आरसीसी मेंबर का या स्टील मेंबर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी है और उसका कंस्ट्रक्शन फास्ट होता है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ शेप और साइज़ में हम उसको कास्ट कर सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं और उसे इजीली प्लेस कर सकते हैं। उसी तरह स्टील मेंबर लाइटर कंस्ट्रक्शन है जैसे कि उसके स्टील मटेरियल के एडवांटेजेस है, उसी हिसाब से उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? हमें स्टील मेंबर को फ्रिक्वेंसली मेंटेनेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जो स्टील मेंबर है वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उससे अर्थ और क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट होता है। तो इफ़ेक्ट होने की वजह से वो करोडेड होता है। और स्टील मेंबर को कास्ट करने के लिए या फैब्रिकेट करने के लिए स्किल लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जैसे कि हमने उसका एडवांटेजेस देखे कि वो किसी भी साइज़ और शेप में बना सकते हैं, तो उसे साइज़ और शेप में कास्ट करने के लिए स्किल लेबर की ज़रूरत है। उसी तरह वो स्ट्रिक्टली सुपरवाइज होना चाहिए, क्योंकि हम जो स्टील मेंबर कास्ट करते हैं वो हम वेल्डिंग से यूज़ करते हैं। वेल्डिंग करते टाइम जो स्किल लेबर है वही उसे अच्छे से कास्ट कर सकते हैं। और वो एस्थेटिकली अपीयरेंस इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो हर एक जगह पे वेल्डिंग हुए रहते हैं, उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि अगर हम ब्रिक मशीनरी देखते हैं तो हम इसे कवर कर सकते हैं एज यूज़ ऑफ प्लास्टरिंग करने के बाद ब्रिक मशीनरी अंदर से कैसे बनी है वो तो हम नहीं देख सकते, बट स्टील मटेरियल में हम प्लास्टरिंग नहीं कर सकते, इसलिए वो दिखने के लिए अच्छा नहीं होता है। और कॉस्ट स्टील मटेरियल की ज़्यादा होती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कहाँ हम क्लासिफाइड कर सकते हैं स्टील स्ट्रक्चर को? जैसे कि सिंपली और मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर में, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में, जैसे कि अगर कोई ब्रिज बनता है वहाँ पे केबल स्टेयरिंग कर सकते हैं। कैंटिलीवर स्ट्रक्चर में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल स्पैन और मल्टीपल स्पैन में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं आरसीसी स्टील मेंबर को। हम स्टील स्ट्रक्चर कहाँ कॉमनली यूज़ करते हैं? जैसे कि टावर हो गया, जो हमें पता है कि मोबाइल के नेटवर्क के बड़े बड़े टावर होते हैं वो किस चीज़ से बने रहते हैं? स्टील से बने रहते हैं। रूफ ट्रसेस कहाँ यूज़ होती है? जैसे कि हमारे कॉलेज का वर्कशॉप होगा या बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो ट्रसेस बनती है वो किस चीज़ से बनती है? स्टील से बनती है। वाटर टैंक, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन जो हुआ है
वो हम उसके लिए हम स्टील यूज़ करते हैं। वैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो कॉलम यूज़ होता है उसमें भी हम स्टील यूज़ करते हैं। और चिमनी, हर एक को पता है कि इंडस्ट्री में पॉल्यूटेड गैस निकालने के लिए हम चिमनी का यूज़ करते हैं। वो किससे बनी होती है? स्टील स्ट्रक्चर से, स्टील मेंबर से बनी होती है। अब जैसे हम स्टील मेंबर यूज़ करने वाले हैं तो स्टील मेंबर यूज़ करने के लिए भी अलग अलग सेक्शन है। कहाँ पे हम आई सेक्शन यूज़ करते हैं, कहीं पे हम टी सेक्शन यूज़ करते हैं, कहीं पे हम सी सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे हम एंगल यूज़ करते हैं। तो पहला सेक्शन है आई सेक्शन। आई सेक्शन में भी अलग अलग 6 टाइप है। हम हर एक प्लेस पे या स्ट्रक्चर पे हम उसके हिसाब से उस स्ट्रक्चर में सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो आई सेक्शन की डायग्राम कैसी होंगी। ये क्या है? ये है विड्थ। हमने आई सेक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। ये है वेब, ये और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है होता है वेब। ये क्या है? थिकनेस। इन दोनों के बीच में जो है वो है थिकनेस। ऊपर से वेब से नीचे की वेब तक के जो हाइट है उसे हम कहते हैं डेप्थ। और जो वेब की थिकनेस है, वेब की थिकनेस है उसे क्या कहते हैं? फ्लेंज। मतलब हमें डिस्क्राइब करना रहा तो हम क्या करेंगे? इसे कहते हैं वेब, इसे ये थिकनेस को कहते हैं फ्लेंज, और पूरे हाइट को कहते हैं डेप्थ। और जो फ्लेंज में इसे कहते हैं हम फ्लेंज, और जो पूरे हाइट में है वो उसे कहते हैं थिकनेस। ठीक है। उसी तरह चैनल सेक्शन। अब आप चैनल सेक्शन इज़ नथिंग बट दैट द सी सेक्शन। हमें इसे सी सेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सी की तरह दिखता है। अगर हम इसे देखें अच्छे से तो ये सी की तरह दिखता है। तो ये क्या है? वेब। ये क्या है? फ्लेंज। और आप देखते हैं कि उसे हर एक हिसाब से डिवाइड किया है। जैसे कि वेब की जो हाइट है, सिर्फ वेब टू वेब की हाइट जो है उसे कहते हैं एच, और जो पूरी जिसमें फ्लेंज, वेब और नीचे वाला हिस्सा, मतलब ऊपर की फ्लेंज, नीचे की फ्लेंज और वेब, ये तीनों पार्ट को मिलकर क्या हो रहा है? डेप्थ हो रही है। ये हो गया एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन में 2 टाइप है, एक इक्वल एंगल सेक्शन होता है और एक अनइक्वल एंगल सेक्शन होता है। अब इक्वल एंगल सेक्शन में इसकी जो हाइट है और विड्थ है या लेंथ और हाइट, ये इक्वल होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल देखते हैं तो हमारा एंगल कैसे रहेगा? 100/100/10 का, मतलब 100 की हाइट, 100 का लेंथ, और जो इन दोनों के बिटवीन में जो थिकनेस है वो कितनी होगी? 10 की, जो होगा इक्वल एंगल। अब अनइक्वल एंगल में क्या डिफरेंस है? अगर इसकी हाइट देखने जाए तो हाइट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लेंथ, या लेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हाइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100/75/10, यानी कि हाइट कितनी होगी? 100 की, लेंथ कितनी होगी? 75 की, और थिकनेस कितनी हो गया? 10 का। फिर है 4th वन इज़ अ टी सेक्शन। टी सेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टी की तरह दिखता है। अब आप देख लीजिए, बी दिया हुआ है विड्थ, फ्लेंज, वेब, फिल, डेप्थ, टी सेक्शन, पूरा इसमें ये डायग्राम में डिस्क्राइब किया है कि ये है क्या। ठीक है। अभी लोड ऑफ टाइप ऑफ लोड, जैसे कि हमें पता है कि स्टील स्ट्रक्चर है या आरसीसी मेंबर है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, फैमिली स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर हो उसमें लोड आने वाला ही है। तो लोड जो हम लेने वाले हैं, अच्छा, ये जो हम स्टील सेक्शन देखे, हमने ये 4 सेक्शन देखे, ये चारों भी सेक्शन का डायमेंशन हम कहाँ से लेने वाले हैं? स्टील टेबल से। ठीक है। उसी तरह जो टाइप ऑफ लोड है वो किस चीज़ से ले रहे हैं हम? फ्रॉम IS कोड 875 to 1987। ये कोड में 5 पार्ट है, 5 पार्ट में हर एक टाइप पार्ट में एक लोड दिया है। जैसे कि फर्स्ट वन है डेड लोड। डेड लोड यानी क्या? डेड लोड आर द लोड विच आर कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड फिक्स इन पोजिशन। जो हमारे घर पे लोड आने वाला है, जो रहना ही रहना है, फिक्स है, उसे कहते हैं डेड लोड। लाइव लोड यानी क्या? द लोड विच वैरी इन मैग्नीट्यूड और इन पोजीशन। जैसे कि हम अपने हॉल में कुछ शिफ्ट कर रहे हैं
यहाँ का बेड वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ का बेड यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, या हमारे घर में 4-5 मेहमान ज़्यादा अगर आते हैं तो हम कहीं और चेयर अरेंज कर देते हैं, उसे कहते हैं हम लाइव लोड, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उनका जो लोड है या मैग्नीट्यूड है वो वेरी हो रहा है। फिर है विंड लोड, थर्ड वन इज़ अ विंड लोड। विंड लोड क्या है? जो हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उस पर हॉरिजॉन्टल या लैटरली एक लोड अप्लाई होता है, जिसे कहते हैं हम विंड लोड। G+1, G+2, G+3 तक के हमें विंड लोड का इफेक्ट नहीं आता है, पर जैसे ही हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो जाती है, जैसे कि G+7, G+8, तो जैसे 7th और 8th फ्लोर में विंड लोड का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। फोर्थ वन इज़ अ स्नो लोड। स्नो लोड हमारे यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता। स्नो लोड जनरली जहाँ पे स्नो होता है, जैसे कि हिमाचल में जहाँ पे रूफ टेरेन होती है, वहाँ पे स्नो लोड निकालना पड़ना है, क्योंकि वहाँ पे बारिश भी होती है तो स्नो से ही होती है। और फिफ्थ वन इज़ अ सिस्मिक लोड। सबको ही पता है कि सिस्मिक लोड क्या है। अगर गलती से अर्थक्वेक आता है तो हमारे स्ट्रक्चर ने वो फोर्स को रेजिस्ट करना चाहिए, इसीलिए हम सिस्मिक लोड का कैलकुलेशन करते हैं। अब है मेथड ऑफ डिज़ाइन। अब स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट वन इज़ अ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड सेकंड वन इज़ अ लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी क्या? दिस मेथड इज बेसिकली अज्यूम दैट द स्ट्रक्चर मटेरियल स्ट्रेसेस विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर हम स्ट्रक्चर को या स्ट्रक्चर मटेरियल को विद इन इलास्टिक लिमिट में सेफली यूज़ करते हैं तो वो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। परमिसिबल लोड कैसे निकालते हैं? यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और सेकेंड मेथड है लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड। लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड मीन्स क्या? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम लोड एंड मिनिमम स्ट्रेंथ। मतलब हमारे जो स्ट्रक्चर पे लोड आने वाला है वो मैक्सिमम है और स्ट्रेंथ उसकी कम रहेगी। एट दैट सेम टाइम द स्पेस लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो लिमिट स्टेट मेथड में भी डिज़ाइन ऑफ स्टील्स में स्ट्रक्चर में भी हमें दो टाइप मेथड मिलती है। फर्स्ट वन इज़ अ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड सेकेंड वन इज़ अ लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड। अब लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड में भी दो टाइप है। जैसे कि हमने कहा कि लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड मैक्सिमम लोड एंड मिनिमम स्ट्रेंथ, मतलब कि लोड और स्ट्रेंथ इन दोनों पे भी डिपेंड होती है लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ यूज़ होगी? जहाँ पे यूजिंग द अप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर दोज कनेक्टेड विथ failure under the action of probably and the most favorable combination of the structure. Means अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है वो सेफ रखना है किस चीज़ में? स्ट्रेंथ के लिए, ताकि वो अगर कुछ लोड आता भी है तो वो स्वे ना हो, ओवरटर्न ना हो या स्लाइड ना हो। इसीलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ निकालते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। अब जैसे कि हमें पता है कि सर्विसेबिलिटी क्यों सेटिस्फाइड करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो कभी कभार ड्यू टू कुछ एक्सीडेंट डिफ्लेक्शन होता है, या अगर इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्ट ना हो, प्रीकास्ट ना हो तो डिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है। या अगर एक ही कॉलम में या एक ही पोर्शन में ज़्यादा लोड आता है तो भी बीम या कॉलम डिफ्लेक्ट करता है। तो वो डिफ्लेक्ट करने के बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहनी चाहिए ताकि वो सडनली डैमेज ना हो, इसीलिए डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरेबिलिटी मीन्स क्या रहेगी? एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर to maintain the level of reliability and the performance of the desired function। अगर कुछ लोड आता भी है तो वो स्ट्रक्चर को रेजिस्ट करने के लिए उसकी एबिलिटी चाहिए। उसके बाद है वाइब्रेशन। अगर घर में कुछ काम शुरू है या कुछ फिटिंग का काम शुरू है तो वाइब्रेट होता है, तो वो वाइब्रेशन के कारण कुछ डैमेजेस ना तैयार हो, कुछ मशीन ऑपरेट करे तो उसका कुछ इम्पैक्ट आता है, जो इम्पैक्ट लोड होता है वो उससे कुछ स्ट्रक्चर डैमेज ना हो, इसलिए भी हम वाइब्रेशन का सर्विसेबिलिटी देखते हैं। और फायर रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर है
पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये दो ही फंक्शन पे डिज़ाइन करती है, एक है मटेरियल और दूसरा है लोड। अगर हम लोड पे भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखते हैं, ताकि अगर हमारा कंस्ट्रक्शन या हमारा स्ट्रक्चर 100 किलो न्यूटन का लोड लेता है तो हम ऑलरेडी उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं ताकि वो और ज़्यादा लोड कैरी कर पाए। या अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी एक पर्सन 50 kg लोड कैरी कर सकता है तो हम 50 kg लोड कैरी नहीं बोलते, उसे कहते हैं कि सिर्फ वो 45 कैरी कर सकता है या 42 kg कैरी सकता है, ताकि जो रिमेनिंग है वो उसकी क्या रहे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ लोड। मतलब कि अगर उस पर 50 किलो तक भी लोड आता है तो भी वो कैरी कर सकता है। उसी तरह मटेरियल की स्ट्रेंथ हमें पता है, फिर भी हम उस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं ताकि लोड वो अच्छे से कैरी कर पाए और कुछ भी डिफेक्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पहला यूनिट कवर होता है। वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था, सिर्फ आपको यही जानना था कि लोड क्या है और कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सिंगल रेनफोर्समेंट सेक्शन को डिज़ाइन कैसे करना है और उसे एनालाइज कैसे करना है। थैंक यू।